बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक बड़ी अहम एक डेवलपमेंट सामने आई। अमरीकी सदर जो बाइडन साहब के जो रिमार्क्स हैं पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, वो काफ़ी गैर जिम्मेदार हैं। उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस तनाजुर में कहे गए, क्योंकि इससे पहले जब हम महफूज करार दिए जाने की बात करते हैं तो फिर आज अचानक से सदर जो बाइडन को ऐसा क्या मसला लाहक हुआ कि जिसकी वजह से उन्होंने ये बयान दिया। दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी सफ़ीर को बुलाया है, एक हंगामी इजलास भी हुआ दफ्तर ख़ारजा का, जिसमें ये जायज़ा लेने की कोशिश की गई है कि आखिर ये रिमार्क्स किस कॉन्टेक्स्ट में दिए गए। कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर काम किया है, और पाकिस्तान हमेशा जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जो लॉज हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, उनके ऊपर पूरा उतरा है। और पाकिस्तान को इस तरह से ख़तरनाक मुल्क करार देना अमरीकी सदर की तरफ से यकीनन बड़ा ही अफसोसनाक एक ये बयान है। अब देखते हैं, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब तो दिया है, लेकिन इमरान खान साहब ने जिस पे बयान दिया उस पर भी हम आज कुछ बात करेंगे, क्योंकि हम 4 महीनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से ये बयान सामने आया हो। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, जिसको वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, वो कह रहे हैं उनकी नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से हुआ कि ये बयान सामने आया। और मरीम नवाज़ साहिबा इस पर कहती हैं इमरान खान साहब को कि आप अपने मुल्क पर हमले करना शुरू हो गए हैं, और इस तरह की सियासत जो है वो आपको ज़ेब नहीं देती। जो दूसरा मामला हम आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे वो ज़िमनी इंतखाब है, जिसके ऊपर इस वक्त सबकी नज़रें लगी हुई हैं। अब 8 कौमी असम्बली के हलके हैं, और 3 जो है वो सूबाई हलकों पर कल पोलिंग होनी है। आप जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से काफ़ी कोशिश की गई कि ये इंतखाब ना हो सके। वही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, वही इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर खान साहब को बिल्कुल भी एतमाद नहीं है, बहरहाल उन्होंने हुकूमत की बात नहीं मानी। और ख़ान साहब और उनकी जमात की जो ख्वाहिश थी कि इलेक्शन को डिले ना किया जाए, तो अब इलेक्शन डिले नहीं हो रहा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के जब फैसले आते हैं जो किसी न किसी तरह उनके मौक़िफ़ की तायद करते हैं, और फिर दूसरा अगर आप सियासी मुबस्सरीन की बात सुने तो उन्हें ये लगता है कि खान साहब अपनी मकबूलियत के उरूज पर हैं, सो उनके जीतने के बहुत इम्कानात हैं। तो ऐसे इम्कानात को देखते हुए अगर इलेक्शन कमीशन बाइस्ड होता, तासुब ज़दा होता, तो फिर तो ये इलेक्शन ना हो रहा होता। रुकवाने के लिए दरख्वास्तें भी मौजूद थी, मौका भी था, तो ये हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़यालात इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के हवाले से कुछ बदलें, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर ये इंतखाब कितने अहम हैं, क्योंकि हमने देखा कि खान साहब जो हैं वो सारे हलकों से इंतखाब लड़ रहे हैं, कितने हलके वो जीत सकते हैं और इसके सियासत पर असरात क्या होंगे। और ख़ान साहब अगर जीत जाते हैं ज़्यादा हलके, मेजॉरिटी या सारे हलके जिसका वो दावा करते हैं, तो फिर उसके बाद उनका अगला लाएअमल क्या होगा, क्योंकि वो पहले भी एक सीट रखते हैं कौमी असम्बली में, और असम्बलियों से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है। तो क्या उनके पास हिकमत अमली है कि ये जीतने के बाद फिर वो क्या करेंगे। अगेन अगर उन्होंने सड़कों पे ही रहना है, वहीं पे एहतजाज करना है, तो फिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा कौमी वसाइल जो हैं वो ख़र्च हो रहे हैं इस इंतखाब पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने भी बहुत सारे वसाइल इस पर ख़र्च हो रहे होंगे। तो व्हाट इज़ नेक्स्ट इन हिज़ माइंड, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जी, सैलाब मुतासरीन अभी भी उसी मुसीबत में हैं, अभी भी उनकी ज़िंदगियां बड़ी मुश्किल में हैं। बिलखुसूस अगर सिंध की तरफ देखें, अभी भी गांव के गांव ज़ेर आब हैं, और 200-200 300-300 मकानात हैं वहाँ के लोगों के जो कि पानी में डूबे हुए हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कह रहे हैं कि आप क्लाइमेट जस्टिस करें, और हम अपनी मईशत में भी देख रहे हैं, वज़ीर ख़जाना भी कह रहे हैं कि जो सैलाब की वजह से सूरत हाल पैदा हुई है उसको रखेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और हमारे ऊपर जो कर्ज़े हैं, हमारे ऊपर जो चीज़ें। फिर हमने कल शहरी रहमान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, वो कह रहे हैं कि इस सारे डिज़ास्टर से तनहा कोई मुल्क भी नहीं नबरदाजमा हो सकता। तो पाकिस्तान को इन हाउस क्या करने की ज़रूरत, और इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे मदद कर सकती है। तो ये कुछ नुकात हैं जिस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवा दीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब, हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब, और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे थोड़ी देर में मुख्तार अहमद अली साहब, जो कि डायरेक्टर हैं CPDI इलेक्शन गवर्नेंस और क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और लोकल बॉडीज़ के जो एक निज़ाम है पाकिस्तान का, उसके ऊपर बहुत डिटेल में काम करते हैं। नदीम कुरैशी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी।
अमरीकी सदर ने तो चलें जो बयान दिया, अमरीका तो इससे पहले बहुत बार ऐसे बयान दे चुका है। एक अमरीकी सदर ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान इज़ अ फ्रिजाइल स्टेट। आज जो बाइडन साहब ने जो बयान दिया उसके ऊपर पाकिस्तान से जो रिस्पांस गया, उसमें अगर खान साहब के जवाब को देखा जाए तो खान साहब ने उसको कंडेम करने की बजाय जो अभी की हुकूमत है उसके हवाले से बात की। अब आप इसको समझते हैं कि ये दुरुस्त रवैया था खान साहब का? इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी की तरफ से और आम लोगों की तरफ से भी काफ़ी तनकीद हो रही है। सबसे पहले वो तंजीला पे आप बात कर दूं, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, पीडीएफ गवर्नमेंट है, उसको हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं। कि तो पिछले कई माहों से पाकिस्तानी कौम को ये नबी सुना रहे थे कि हम बड़ा अमेरिका फ्रेंडली माहौल बनाया हुआ है हमने। ये तो कहा करते थे अमेरिका के बगैर तो हमारी ना मशीनी चलेगी, ना हमारी एग्रीकल्चर चलेगी, ना हमारी टेक्नोलॉजी चल सकती है। और अभी मैं कई प्रोग्राम को देख रहा था, शहबाज शरीफ साहब के तमाम जो मसाहिबीन है वो तो इस बात पर बड़ी बगलें बजा रहे थे कि तहरीक इंसाफ की खारजा पॉलिसी बिल्कुल नाकाम थी और हमारी खारजा पॉलिसी इतनी शानदार है कि चंद माह में 40 से ज्यादा सरबराहान मुमलिकत से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और पाकिस्तान इंटरनेशनल उस तन्हाई से निकल गया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को डाल दिया था। ये तो बहुत सारी बातें ऐसी पिछले एक हफ्ते से चल रही थी, मैं खुद बड़ा हैरान था। पहली बात तो ये है कि अभी भी हमें बतौर कौम होश के नाखून लेने चाहिए। दुनिया में जो लोग गुलामियां करके, दुनिया में जो लोग भीख मांगकर, दुनिया में जो लोग कौमों के लिए चंदे इकट्ठे करके लेकिन अपने वसाइल, अपने जाती प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन कौमों के साथ यही सलूक होता है। इमरान खान लेकिन ये 5 महीनों में तो ये लैंडस्केप नहीं बदला ना नदीम कुरैशी साहब। 5 महीनों में तो ऐसा नहीं हुआ कुछ। ये तो पाकिस्तान हमेशा से ऐसा था। अमेरिका इस तरह के बयानात पहले भी देता रहा है। मसला तो खान साहब के बयान का है कि उन्होंने मजम्मत नहीं की जो बाइडन के बयान की, या उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, बिकॉज ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो एटमी प्रोग्राम है ये ज़ाहिर है सारे सियासी जमातों का है, ये सारी कौम का है, ये सिर्फ शहबाज शरीफ का या नवाज शरीफ का तो नहीं है। तंजीला साहबा जिस मुल्क के मौजूदा वजीर खारजा और अपने हल्कों में ये कहे जाने वाले साहब से भी मैं आने वाले वक्तों का प्राइम मिनिस्टर हूँ, अमेरिका में अमेरिका यात्रा करें और वहां के इदारों से मुलाकातें करें। आपने देखा कि वजारत खारजा ने किस तरह के स्टेटमेंट दिया है। मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है, अपने एटॉमिक प्रोग्राम पर फख्र है। मुझे पता है 22 करोड़ लोग हमारी मुसल्लह अफवाज, दुनिया की बेहतरीन डिसिप्लिन अफवाज है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं दे सकती। लेकिन देखना यह है कि जिन लोगों ने इस कौम को भिखारी बनाकर पेंट किया दुनिया के सामने, तो लीडरशिप ये कहती है कि जी अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, अगर हमारा वेंटिलेटर हट गया तो हम सांस भी नहीं ले सकेंगे। उसके नतीजे फिर ऐसे ही आते हैं। एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि आपकी सारी बातें दुरुस्त है। नदीम कुरैशी साहब, हम कहते हैं ये दुनिया की बुरी तरीन हुकूमत है। नहीं कुरैशी साहब, बात तो सुन लीजिए। हम मान लेते हैं दुनिया की बुरी तरीन हुकूमत है, लेकिन जो एटमी प्रोग्राम है वो नून लीग का प्रोग्राम नहीं है, वो मौजूदा हुकूमत का प्रोग्राम नहीं है। खान साहब ने सदर जो बाइडन को वो जवाब नहीं दिया जो एक साबिक वजीर आजम के तौर पे उनको देना चाहिए था, या एक मकबूल लीडर के तौर पे देना चाहिए था। ये तासुर उभर रहा है। इस पे क्विक कमेंट कर दीजिए, फिर मैं मुख्तार साहब की तरफ लेके जाऊँ इस बात को। ऐसा नहीं है। खान साहब ने तो जितना पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की मुआशी और हकीकी खुद मुख्तारी की आवाज बुलंद की है, 6 माह से पूरी दुनिया सुन रही है। हमें तो इस बात का खौफ दिलाया जाता है कि आप अमेरिका का नाम लेते हैं तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएंगे। क्या कहा था ख्वाजा आसिफ ने पिछले दिनों, अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। तो खान साहब ने भी कहा था अमेरिका का नाम नहीं लेना। वो जो ऑडियो आई थी उसमें खान साहब भी कह रहे थे अमेरिका का नाम नहीं लेना। उन्होंने डिनाई तो नहीं किया कि ये मेरी ऑडियो नहीं है। अब जी उससे देखिए हर चीज की स्टेज होती है। पहले आप कोशिश करते हैं चीजें एमिकेबली हल हो जाए, पहले आप कोशिश करते हैं चीजें डिप्लोमेटिकली हल हो जाए। अच्छा जरा रुक जाइए यहाँ पे कुरैशी साहब, जरा यहाँ रुकिए, मैं वापस आपके पास आती हूँ। मुख्तार साहब, बयान बहुत ज़ाहिर है एक गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले अमेरिका एक फ्रिजाइल स्टेट भी कह चुका है माजी में, और बहुत सारे ऐसे बयान आते रहते हैं। लेकिन जब बहस है सियासी जमातों के अंदर, एक तो पाकिस्तान ने एज ए स्टेट जो रिस्पांस देना था, दफ्तर खारजा बुलाया गया, सफ़ीर को, एक इजलास भी हो रहा है हुआ बल्कि, और उसके बाद पाकिस्तान अपने लाइमल का ऐलान भी करेगा और वजूहात भी मांगी गई हैं अमरीकी सफ़ीर से कि बताया जाए क्यों बयान आया। लेकिन खान साहब कहते हैं जी कि
मौजूदा हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से बयान आया। आप किस तरह से देखते हैं खान साहब के इस बयान को? ये इस तरह के बयानात अमेरिका की तरफ से तो बड़े अरसे से आ रहे हैं और उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, और वो कॉन्टेक्स्ट जो है कुछ हमारी अपनी पॉलिसी से मुतल्लिक़ भी है और हमारे पक्ष अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से है। अब उसमें होना तो ये चाहिए कि हमारी सियासी क़यादत की एक यकसुई हो और फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक इत्तेफ़ाक़ राय हो कि हमने बड़ी ताकतों से अपने ताल्लुकात कैसे रखने हैं और जो दुनिया की परसेप्शंस हैं या मिसपरसेप्शंस हैं उनको हमने कैसे हल करना है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे वो एक पेटी पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है, और अभी जो बयानात आ रहे हैं वो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो, देखिए कल की अपोजिशन जो है वो इस बात पे मजाक उड़ाती थी कि जो बाइडन ने तो फ़ोन ही नहीं किया इमरान खान साहब को। वो भी हमारी एक तरह से फ़ॉरेन पॉलिसी की नाकामी तो थी, लेकिन एक सीरियस डायलॉग नहीं था कि इस बात पे गौर किया जाता कि आखिर क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह क्यों नहीं बात हो रही। और अभी जो है वो जो बाइडन का अगर एक बयान आता है, अगरचे वो इस बैकग्राउंड में आया है कि जब बहुत कामयाब दौरे हुए हैं बिलावल साहब के और प्राइम मिनिस्टर साहब के, और अमेरिका ने फ़्लड के हवाले से भी एक अच्छे ताउन का इजहार किया है, और भी कई चीज़ें हम देख रहे हैं। अभी हमारा दिफाई जो ताउन है उसमें भी हमें बढ़ोतरी नज़र आई है। तो ओवरऑल तो लगता है कि हालात में बेहतरी आई है, लेकिन जब हम मुल्की सियासत पे देखते हैं तो वो लगता है कि वही पेटी पॉलिटिक्स कि हमने हुकूमत को हर सूरत में लेट डाउन करना है और कोई भी चीज़ हमें मिले तो हमने उस पर प्ले करना है। तो प्ले करने का जो ये है एक तरीक़ाकार, ये हमें ज़ाहिर है कि बहैसियत कौम कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। आपको इस बयान से ये लगता है कि हम छोटे छोटे जो हमारे इश्यूज़ हैं सियासी, उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करें? गौस न्याज़ी साहब, आपको क्या लगता है जो बाइडन के बयान के ऊपर अब आपकी जो लीडरशिप है, बिलखुसूस मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब, वो इमरान खान साहब के बयान को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं? अभी जैसे मुख्तार साहब कह रहे हैं कि माजी में हम आपको देखते थे कि आप इमरान खान साहब के राब्ता ना होने पे, बात ना होने पे मजाक उड़ाया करते थे। तो मसला तो ये है कि एक जैसे ही हैं फिर आप लोग सारे फॉरेन पॉलिसी को लेके, सीरियसनेस नहीं है, इंटरनल पॉलिटिक्स की नज़र कर देते हैं चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो एक डेफिनेटली जो इस पर हमारा जो स्टांस होना चाहिए, पहली बात ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनको उसके इस बयान को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जी हम जिम्मेदार एटमी मुल्क हैं और हमारी जितनी भी आर्मी एक रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है एक एटमी हुकूमत एटमी हवाले से, तो वो सारे पाकिस्तान ने अपनाए हुए हैं। और फिर जिसको पोजिशन कुछ बंदों ने भी कहा है कि दुनिया में जितने भी, आपको पता है कि चेरनोबिल की एक लीक की जो हुई थी, जहाँ पता नहीं कि हज़ारों वाक़यात हो चुके हैं एटमी रिएक्टर्स के लिए, उसमें सेफ्टी मेजर्स भी जान नहीं अडॉप्ट किए गए थे और फिर नुकसान हुआ था। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है पुरअमन है, अपनी सेफ्टी के लिए है, और इसके स्पेशल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, और वो पार्लियामेंट से पास है कि खुदा न खासा अगर इसको इस्तेमाल करना पड़ जाए तो क्या रूल्स होंगे। उसके पूरे एक चेन है, उसमें 7-8 बंदे हैं और फिर उसको। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि ये बयान आपकी नाकामी है। नहीं, आप देखो ना, खान साहब के अपना, अगर उनको खान साहब को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उनकी खारजा पॉलिसी क्या थी। उन्होंने एमपी सलमान से रब्ता करके एक सिफारिश करा के अपनी मुलाकात उस सदर, क्या नाम था उसका, साहब सदर का नाम था, उसको उसके साथ सदर ट्रम्प के साथ मीटिंग अरेंज करी थी। फिर उसने अपना जहाज लिया था, फिर वहां जाके कश्मीर का जो उस पे सौदा हुआ, जो अगरचे मीडिया पे नहीं आया, लेकिन वहाँ कश्मीर से के मुतालिक उन्होंने कमिटमेंट ले ली खान साहब से। फिर वापसी में खान साहब ने कुछ स्टेटमेंट दे दी और फिर खान साहब को उन्होंने अपने जहाज से उतार दिया। खान साहब ने तो जो किया, न्याजी साहब उनका तो चले वो जो उन्होंने किया। अब आप इतनी मुलाकातें कर रहे थे, ऐसे में ये बयान आना जाहिर एक सवालिया निशान तो है, क्योंकि हमने मुलाकात भी देखी, हमने रिसेप्शन में शहबाज साहब से भी देखी मुलाकात। उसमें जब हम सबसे अपने देखो ना, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी मईशत को ठीक करना चाहिए, हमें अपने पाँव पे खड़ा हो जाना, हमें किसी के आके हाथ नहीं फैलाने चाहिए। आप देखो ना, उन्होंने कल ये ट्रम्प बाइडन कह रहा था कि जी पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। ये अभी पिछले हफ्ते या 10 दिन की बात है कि पाकिस्तान में कैसा फ्लड आया है और पाकिस्तान की हमें मदद करनी चाहिए, दुनिया को मदद करनी चाहिए। पूरी दुनिया एजेंसी ने कहा,
लेकिन जब हमारी मुआशी हालात इतने खराब हो गए, हम दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं, हम IMF से डील तय कर रहे हैं, ठीक हम है, वर्ल्ड बैंक से कर रहे हैं, हम एशियन बैंक से कर रहे हैं, जब हमारे ऐसे लेकिन हालात ऐसे हो गए ऐसे और ये कॉन्टेक्स्ट हालात में क्यों ज़ाहिर हैं? है ये बयान बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। मुख्तार साहब, एक अगर जुमले में बता दें कि 4 महीने में खारजा पॉलिसी शिफ्ट होती है या नहीं होती, 4-5 महीने में अमेरिका जैसे मुल्क की? देखिए 4 महीने में जो कुछ हो सकता था मेरे ख्याल में वो तो हमें नज़र आ रहा है, और मेरे ख्याल में बहुत खुशाइंद रिस्पांस है दुनिया की तरफ से। ठीक है, लेकिन खारजा पॉलिसी जो है वो कुछ आपके हकाइक पे मबनी होती है, और जो आपके हालात रहे होते हैं या जो आप पिछले कुछ अरसे से, तो उस पे होती है हमारी आपकी मुआशी सूरत हाल ठीक क्या है, जो आपकी एक पॉलिसी इस तरह का पॉलिसी शिफ्ट होता है कि 5 महीने में आप वो इतना किसी जल्दी दोस्त नहीं से, हाँ वो इतना जल्दी नहीं होता। अच्छा, ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आएंगे। बड़े अहम इलेक्शंस हैं कल पाकिस्तान में, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अगली सियासत आइंदा कुछ महीनों की, बिलखसूस इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से जुड़ा हुआ मामला है जी। उस पर कुछ बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गौस नाज़िर साहब, आप किस तरह से देखते हैं, आप लोग क्यों रुकवाना चाह रहे थे इलेक्शन? अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि खान साहब की मकबूलियत भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, फिर महंगाई पे आप उस तरह से काबू नहीं पा सके, तो कल कैसा इलेक्शन मुतवक्के है? क्या सोच रही है PDM? आप लोग इकट्ठी मिल के अगर जमातें लड़ रही हैं और खान साहब आपसे जीत जाते हैं तो फिर तो सियासी तौर पर आपको बहुत बड़ी नाकामी होगी ये। नहीं, देखिए, हमने पहली बात तो ये है कि जो रिजल्ट होता है इंशाल्लाह अच्छा होगा, लेकिन खुदा न खासा अगर भी होता है तो हम दे रहे। अब देखें ना, हमने जब इक़्तिदार लिया तो हमारी ये पहली शर्त यही थी, और हम था कि उस वक्त मुल्क के मुआशी हालात खराब थे, और हमें एक मतलब हम न चाहते हुए हमें ये फैसला अब इक़्तिदार लेना पड़ा। और जिस समय हमें इक़्तिदार मिला, 1-2 सीटों की अक्सरियत पे हमारी हुकूमत कायम है, 10-12 पार्टियां हैं, सबको खुश रखना है, तो ये एक माशाल्लाह अपनी जगह, और यीन को इकट्ठा रखना और राजी रखना वो अलग एक तो डिफरेंट। कौन सी सीटों लेकिन पे आपको लग रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद जीतेगा? हुकूमती इत्तेहाद इंशाल्लाह मोर देन 50%, मैं अब कहूँ कि फलां पे जीतेगा, फलां पे मोर देन 50% इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और ये भी इसी वजह से है कि ये इसमें खान साहब की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, इसमें ये होगी कि जो खान साहब की गलत मुआशी पॉलिसियाँ थी, जिसकी वजह से जो IMF से उन्होंने डील की, फिर उस डील की जो है खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से हमें जो फ्यूल के रेट बढ़ाने पड़े और उनकी फरमाइश पर, तो जिसकी वजह से लोग नाराज हैं हमसे। आम बंदा तो जो मजदूर तबका वो तो नहीं समझे, वो तो कहता है जी महंगाई आप बहुत इलेक्शन है, क्यों और रुकवाना चाह रहे थे? है। वैसे आप इलेक्शन क्यों रुकवाना चाह रहे थे? लेकिन उस वक्त तो गवर्नमेंट जो है, हुकूमत सिंध भी और दूसरे सारे अपने जो सैलाब इलाके हैं वहाँ रिहेबिलिटेशन का मसला है, वहाँ सिक्योरिटी फोर्स हमारे उधर बिजी हैं, और फिर बाहर से कई NGOs आई हैं, उनकी सिक्योरिटी का मसला है, तो वहाँ सिक्योरिटी मसाइल थे। हमने ये नहीं कहा, आपने कहा कि सिर्फ 2-3-4 हफ्ते के लिए मुलतवी करते हैं, और फिर उस पर लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हम इलेक्शन करने हैं। और एक बात बता दूं, अगर तो ये ज्यादा सीटें ले जाते हैं तो ये तो फिर खुश होंगे, अगर नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन को गालियां देंगे। आपको पता होगा कि ठीक है, मुख्तार साहब से जरा पूछ लेते हैं। मुख्तार साहब, ये जो क्रेडिबिलिटी इदारों की जो ऐसे सवाल जो नाज़िर साहब कह रहे हैं कि जीत के तो फिर तो ठीक है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बड़ा इंडिपेंडेंट फैसले कर रहा है। हुकूमत वक्त उनसे कह रही थी कि आप डिले करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। देखिए बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो इलेक्शन कमीशन एक्चुअली पिछले 10-12 साल में उसकी कारकर्दगी बहुत बेहतर हुई है। इंस्टीट्यूशनली उसने अपने आप को एक अच्छे इदारे के तौर पे मनवाया है, उन्होंने अपनी अथॉरिटी एजर्ट की है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें जब भी कोई इलेक्शन कमीशन फैसला करता है तो उस पर किसी न किसी साइड से तनकीद आती है। अब इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कब आनी शुरू हुई? ये खान साहब के अपने अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, लेकिन तनकीद तब आनी शुरू हुई जब एक इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई और सबके सामने हुई, आपके सब चैनल्स ने उसको रिपोर्ट किया। जब इलेक्शन कमीशन ने उस पर एजर्ट किया तो वो तानाबाजी का और उस पर इल्जामात लगने शुरू हो गए। लेकिन मुझे एक और बात भी बताएं कि क्या कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि एक शख्स कितनी सीटों से जीत मतलब लड़ सकता है? आप ये देखिए कि 7 सीटों से वो लड़ रहे हैं,
अल्टीमेटली उनको एक सीट रखनी है, बाकी दोबारा से इलेक्शन में जाना है, तो इतने कौमी वसाइल, इतनी बड़ी एक्सरसाइज, ये क्या है? देखिए, यहाँ से एक हमारे कानून की या निज़ाम की कमज़ोरी बिल्कुल खुल के सामने आई है कि वो पहले ही मेंबर हैं। अब पहला सवाल तो ये है कि जो पहले ही मेंबर हो, क्या उसको अपनी वो सीट खाली किए बगैर दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए? और क्या किसी को 7 सीटों पे भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए? क्योंकि इसमें सरासर नुकसान जो है ये दानिस्ता पाकिस्तान के अवाम के वसाइल ज़ाय किए जा रहे हैं। और जिस साहब ने भी ये फ़ैसला किया है, और इस केस में इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कोई हमारे साथ भलाई नहीं की है। उन्होंने सिस्टम के इस लूप होल का फ़ायदा उठा के अपने सियासी एडवांटेज, जो शायद उनको लग रहा है, अल्टीमेटली हो सकता है उनको ना हो, तो उन्होंने किसका पैसा ज़ाय किया है? ये करोड़ों रुपए जो इस पे खर्च हुए होंगे, उसके ज़ाय करने का सबब कौन है? तो वो मेरे ख्याल में इमरान खान है, वो इस सिस्टम की कमज़ोरी है। और मेरे ख्याल में जब अगली इस्लाहात हों तो पहला काम यही करना चाहिए कि इस पे पाबंदी लगानी चाहिए कि पहली बात, जो पहले ही मेंबर नेशनल असम्बली है उस पे तो बिल्कुल उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अगला इलेक्शन लड़े और एक और इलेक्शन लड़े। और फिर कम अज़ कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें। ये तो नहीं हो सकता कि आप तमाशा बना दें कि आपके पास एक सीट है, आप 7 जगहों पर इलेक्शन लड़ें, फिर एक सीट रख लें, बल्कि वो 7 ही खाली होंगी क्योंकि वो पहले मेंबर है, और फिर वहाँ पर इलेक्शन हो। ये तो अवाम के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है वो एक खेल है जिसके नुकसान अवाम को हो रहा है। अच्छा, नदीम कुरैशी साहब भी क्योंकि हमारे साथ वापस आ जाए तो उनसे पूछते हैं, बड़ा अहम सवाल है। नदीम कुरैशी साहब को हम रब्ता कर रहे हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं मुख्तार साहब कि ज़ाहिर है एक निज़ाम की कमज़ोरी तो है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटों पर इजाज़त होनी चाहिए या 3 सीटों पर। निज़ाम की कमज़ोरी भी हो तो एक बड़े सियासतदान के लिए क्या ये है कि वो फ़ायदा उठा के रियासत का, अवाम का पैसा नुकसान करे? मतलब कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, उनको दूर करना भी किसकी ज़िम्मेदारी है? इन्हीं बड़ी पार्टियों की ज़िम्मेदारी है ना। पीटीआई की है, नून की है, पीपल्स पार्टी की है। तो एक तो निज़ाम में ऐसी कमज़ोरियाँ छोड़ी जाती हैं, उनको दूर नहीं किया जाता, और फिर फ़ायदा उठाया जाता है अपने छोटे छोटे सियासी ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जिससे अवाम का बेशुमार नुकसान होता है, टैक्स पेयर्स का पैसा ज़ाया होता है। ठीक है, न्याज़ी साहब आप इस पर कॉमेंट कर दीजिए, जितनी देर में हम कोशिश करें कि नदीम कुरैशी साहब का मौक़िफ़ इस पर ज़रूर लें। आप किस तरह से देखते हैं? आप देखें जी, अगर खान साहब 4 सीटों पे जीतते हैं, 5 पे 6 पे, और अगर हलफ नहीं उठाते, चलो एक पे उठाएंगे ना जी, ये 6 की 6 सीटें ये खाली रहेंगी, यानी कि उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी और इलाके के लोग अपने नुमाइंदे से महरूम रहेंगे। ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब आगे मैं जरा जल्दी से उनकी तरफ जाऊंगी। ये जो बात है कुरैशी साहब, ये इतनी सीटों पे खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का जो फैसला किया, एक कौमी वसाइल लग रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है, अल्टीमेटली वो एक मेंबर हो सकते हैं एक सीट पे, वो पहले से हैं, तो ये क्या है? ये सियासत में आपका अपना पैसा भी इतना लगा, पीटीआई का, ज़ाहिर है उनकी कैंपेन के ऊपर कौमी वसाइल भी लग रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए तंजीला, ये 2 नजरियात का इलेक्शन है, ये कोई आम जनरल इलेक्शन नहीं है। उस तरह का कि आपने किसी नुमाइंदे को मुंतखब करना है तो उसमें डेवलपमेंट के काम करने हैं, आप कहते हैं कि नुमाइंदगी करनी है। पाकिस्तान आज बिलखुसूस अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के बाद तो इतनी बड़ी बातें हो गई कि पाकिस्तान पे जो हुक्मरान है, तो हमें भिखारी होने का एहसास दिलाते हैं, जो ये कहते हैं कि जी आप वेंटिलेटर पे हैं, अगर अमेरिका वेंटिलेटर हटा देगा आपको सांस भी नहीं आएगा। तो ये 2 नजरियात की लड़ाई है। अगर खान साहब जीत जाते हैं सारी सीटों से, उसके बाद क्या होगा? जब खान साहब जीत जाएंगे इंशाल्लाह, और बिल्कुल जीत जाएंगे, अगर भी बिल्कुल जीत जाएंगे तो सारे अहले इक़्तिदार को, फैसला साज ताकतों को जो पाकिस्तान में पसे पर्दा ये सारे मामला करती है, उनको यह एहसास होगा कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम क्या चाहती है। जब फैसले अवाम की उमंगों के खिलाफ होते हैं, अवाम की राय के खिलाफ होते हैं। आप तो खुद सियासी वर्कर हैं, ग्रास रूट लेवल पे सियासत करने वाले हैं। मुझे बताएं कि 7 हल्के जो हैं वो इतने सैकड़ों हल्कों की और करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं कुरैशी साहब? देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया है, इमरान खान आज एक नजरिए का नाम है। अगर आपने पिछले 6 माह में पाकिस्तानी कौम का जो रिस्पॉन्स देखा, कभी माजी में इसकी मिसाल मिलती है? एक शख्स को टीवी पर आप बैन कर देगा, उसकी तकलीफ नशर ना हो, एक शख्स को आप जलसे ना करने दें, और उसके बावजूद लाखों की तादाद में रोज दिखे। आप दीन चौक पर 23 और 25 मई के दरमियानी वो जो 2 दिन थे और 2 रातें थी, आप उसका मंजर भूल सकती हैं। आपको खुद इस्लामाबाद बेस्ड है, किस तरह से पंजाब में क्रैकडाउन किया गया, 3500 FIR दी गई। और आज पाकिस्तान में जब कोई नौजवान बच्चा, बूढ़ा, खातून सुबह सोकर उठती है, उसको खबर मिलती है इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया,
उसको दूसरी खबर मिलती है हुकूमत के उस एहलकार पर से ये मुकदमा खत्म हो गया, उसको तीसरी खबर ये मिलती है बिजली के रेट में 3 रुपए का इजाफा, 100 रुपए का इजाफा, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, गैस अवेलेबल नहीं है। ठीक है गौस न्याजी साहब, आप जो पॉइंट कह रहे थे एक जुमले में कहिए, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है जी न्याजी साहब। देखो जी, ये बात है, ये वही एक बात रिपीट करते हैं। अभी इन्होंने बात की कि जी बिजली महंगी हो गई, ये हो गई। बिजली तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4.5 रुपए यूनिट सस्ती हुई है, और साथ से इंशाल्लाह 2-4 महीने में आप देखेंगे कि महंगाई जो है इंशाल्लाह तकरीबन सिंगल डिजिट 11-12% तक आ जाएगी। और बाकी ये कहते हैं कि जी अगर खान साहब सारी सीटें जीत गए न्याजी साहब, तो आप घर चले जाएंगे, आप क्या करेंगे? आप क्या मान लेंगे कि खान साहब से ज्यादा मकबूल कोई नहीं है? नहीं, देखो अगर ये इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि ये तो अनहोनी बात है ना जी कि खान साहब स्वीप का जाए, सारी की सारी सीटें जीत जाएं। ठीक है जी। पिछले इलेक्शन ये जब अच्छा, सारी सीटें जीत जाते हैं 20, मेरी बात सुने तंजीरा, मेरी बात आप काट देती हैं जब बात करने का मौका आता है, मेरी बात आप काट देती हैं। जी। मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में जब इलेक्शन हुए 15 सीटें ये जीते, तो उस वक्त को हालांकि 2 दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर को ये गालियां दे रहे थे कि ये इस किस्म का है, ये पल उसका लगाए हुए है, ये नून का परवरदा है। ये जब जीत गया तो फिर उनकी तारीफ शुरू कर दी। इनकी ये पॉलिसी है कि प्रेशराइज करके अपने मर्जी के रिजल्ट दिए जाएं। इदारों को इतना प्रेशर डालो कि वो प्रेशर में आके इनकी मर्जी के रिजल्ट दें, और ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इदारे अपने पांव पे खड़े हैं और अपना वो रोल अदा करेंगे, और आप देखेंगे कि और अवाम भी अब समझ गए। अच्छा, कल पता चल जाएगा अवाम ने क्या फैसला करना है। ठीक है, हम जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जी। एक और पाकिस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। एक तो सैलाब से मुतासरीन इंतजार में है, दूसरा माहौलियाती तब्दीलियों के लिए पाकिस्तान में एक नई सोच की जरूरत है। क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें उसके लिए तैयार है? ब्रेक के बाद उसमें बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। और अब हम बात करेंगे जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ज़ाहिर है वो हमारी प्रायोरिटी के ऊपर होना चाहिए, लेकिन सियासी इशूज़ की वजह से शायद वो कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज हो जाता है। तो न्याजी साहब, पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि सैलाब से जो हमारे यहाँ तबाही हुई, उसके बाद हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक डिस्कशन शुरू हुआ, लेकिन हमारी सियासी सोच में या रियासत की सियासी सोच में अभी भी उस तरह से वो रिफ्लेक्ट नहीं होता कि कितना फोकस है पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज के ऊपर। देखिए जी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से होगा कि हमारे जो पहले तो मौसमी हालात ऐसे हैं, नो डाउट कि क्लाइमेट चेंज पे काम बहुत हो रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कुछ वसाइल चाहिए, आपको कुछ टाइम चाहिए। जिस किस्म की फिजा हमारे में बनी हुई है सियासी अनसर्टेनिटी की, और जिस तरह हम सियासत में गुत्थम गुत्था हैं, तो मेरे ख्याल में कोई भी, चाहे मौसमी हालात हों, चाहे मौसमी हालात हों, जब मौसमी तब्दीली के हवाले से कुछ हो, भी नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए, ये हमारा चैलेंज है। देखो, उसको अमेरिका ने भी जो बाइडन ने जो पहले स्पीच की, जिसमें कहा था कि मौसमी हालाती तब्दीली से दुनिया मुतासर है और पाकिस्तान का स्पेशल नाम नहीं है, उसको मदद की जरूरत है। तो लेकिन हम अपने तो फिर रोटी खाने पीने की चीजों के लिए जो हम सर्वाइव करके हमारी तनख्वाहें कैसे होंगी, हमारे बच्चों की स्कूल की फीसें कैसे पूरी, हम 3 मसाइल में उलझे हुए हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, अब सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह हुआ है, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना और एनर्जी का होना बड़ा जरूरी है, और दोनों में भी हम देख रहे हैं। जब तक ये नहीं होंगे, हमारी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा और हम दीगर मसाइल जो नहीं देंगे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें सियासी तौर पर मुल्क के लिए एक पेज पे आना चाहिए। सही, लेकिन बदकिस्मती से हमारी लेकिन उस सियासी गुफ्तगू में जैसे मैं आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन पहले मैं मुख्तार साहब से पूछ लूँ कि वो सियासी जो गुफ्तगू है, अभी जैसे इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं, हम सियासत में बहुत बात करते हैं, उसमें हम माहौलियाती तब्दीलियों के ऊपर कोई बहस नहीं है। इसी तरीके से शायद इकनॉमिक जो चैलेंजेस है उस पर भी बहस नहीं है। सियासत है जो बहुत सतही सियासत है कि आपके लीडर ने ये कहा, आप ना लायक, आप चोर, आप डाकू। तो मुख्तार साहब, ये कैसे डिस्कोर्स वापस लाया जाए सीरियस इशूज़ की तरफ? जी, बहुत दुरुस्त कहा आपने। एक तो संजीदा जो मौजूआत हैं उस पर बात बहुत कम हो रही है,
अभी हम अगर अपनी सरकारी की बात करें तो उसमें भी क्लाइमेट चेंज जो है बहुत नुमायां तौर पे उस पर हमें इसरार करना चाहिए और दुनिया से मदद की बजाय हमें इंसाफ का तकाजा, इंसाफ का मुतालबा करना चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस इसको कहते हैं। हम विक्टिम्स हैं, हम क्लाइमेट चेंज के ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम उसके असरात से मुतासर हो रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क के अंदर भी इस पे बात होनी चाहिए, हमारी खारजा पॉलिसी में भी इसका इजहार होना चाहिए और हमें सारी दुनिया के सामने अपना ये मुकदमा बड़े मौसर अंदाज से पेश करना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ सियासी इत्तेफाक राय भी उस पर हो और सारी सियासी जमातें कम अज़ कम इस हवाले से यक ज़बान हों। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हमें दुनिया से इमदाद मिले भी तो हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छा निज़ाम, एक अच्छा मेकनिज़म मौजूद होना चाहिए कि उसके नतीजे में फ़ायदा हो सके। हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज के हवाले से पॉलिसी मौजूद है, एक क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री मौजूद है जो पिछले दौर में भी मौजूद थी, अभी भी मौजूद है। लेकिन अगर आप देखें तो जो क्लाइमेट चेंज का एक्ट है जो 2017 का है, उस पर अमल दरामद पिछले सारे साल अरसे में नहीं हुआ। अभी आके अब 2017 से आप देख लें 22 हो गया, तो अभी आके क्लाइमेट चेंज काउंसिल नोटिफाई हुई है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर करना होता है। उसके नीचे क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बननी है, अभी तक नहीं बनी है। क्लाइमेट चेंज मतलब आपकी जो प्रायोरिटी है वो बड़ी कंफ्यूज्ड है। बहुत सारा काम लोकल गवर्नमेंट्स की सतह पे होना है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे आज तक लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद नहीं है पिछले इतने अरसे से। उनको प्री मेच्योरली डिज़ाल्व किया पिछली हुकूमत ने, फिर उस पर इलेक्शन नहीं करवाए और वो तकरीबन उसको 5-6 साल हो चुके हुए हैं। इसी तरह से सिंध में अभी तक आधे सूबे में लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद नहीं है और लोकल गवर्नमेंट्स का जो मैंडेट है क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसको भी मुअस्सर नहीं बनाया गया। मतलब ये कि जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद भी हैं तो वहाँ पे भी उनको जिम्मेदारियाँ क्लाइमेट चेंज के हवाले से दी जानी चाहिए। ठीक है, मैं ज़रा कुरैशी साहब के पास भी आपका नुक्ता लेके जाती हूँ। कुरैशी साहब, जो हमारी सियासत है, ज़ाहिर है सियासतदानों ने ही एक मुआशरे को लीड करना होता है, तो उसमें ये जो अहम मौज़ूआत हैं, संजीदा मौज़ूआत हैं, ये ज़ेर बहस नहीं आते। चाहे आप जलसे देख लें, चाहे इलेक्शन कैंपेन्स देख लें, चाहे मंशूर देख लें, तो माहौलियाती तब्दीलियों जैसे जो बड़े संगीन मसाइल हैं जिसमें फूड सिक्योरिटी आपकी है, मतलब आपकी बका का मसला है, लेकिन उस पर बात नहीं होती। किसका कसूर है? ये सियासतदानों का कसूर है कि वो सतही सियासत और झगड़े में उलझे रहते हैं? 100% आपने बिल्कुल ठीक कहा। 100% ऐसा ही है। हमारी तरजीहात में कहीं भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है। मैं एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हूँ, साउथ पंजाब से हूँ। आप यकीन करें, साउथ पंजाब में इतनी बड़ी फूड बास्केट है, अगर हमारी एग्रीकल्चर किसी भी तरह इंडस्ट्रियलाइज हो जाए और हम डिजिटल दौर में इंटरनेशनल मंडियों में अपने प्रोडक्ट भेजें, हम पूरे साउथ एशिया को फूड सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि 35-40 साल के इक़्तिदार में रहने के बावजूद ना लोगों ने आबी ज़खायर के हवाले से काम किया। अगर हम बात करते हैं तो लोगों को बड़ी वो समझते तनकीद नहीं है, प्रायोरिटीज का तयन है। एक जमाना था पाकिस्तान, साउथ पंजाब और सिंध की मिलाकर 1.5 करोड़ कॉटन बेल्स हुआ करती थी। 40 लाख बेल्स पर हम आ गए हैं। हम बहुत सारी चीजें वो इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी अपनी प्रोडक्शन हुआ करती थी। लेकिन आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का यूएनओ में वो खिताब जरूर याद होगा जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर के बाद जो दूसरी अहम तरीन बात की थी वो कमिंग डेज में पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज होने वाला जोन था, और उन्होंने खबरदार किया था। और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में इस पर बहुत ठीक है। मैं न्याजी साहब एक जुमले में आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुख्तार साहब ने कुछ हाईलाइट किए एरियाज जहाँ पे काम की जरूरत है, तो मौजूदा हुकूमत के पास वक्त होगा, ये इतने सारे सियासी चैलेंज हैं आपको, कि आप इस तरफ भी तवज्जो दें। न्याजी साहब एक जुमले में अगर जवाब दे सकें। जी, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट हम तो इसलिए कहते हैं ना कि चार्टर कर लें, डेमोक्रेसी का कर लें, इकोनॉमी का कर लें, मौसमी तब्दीली के कर लें, इकट्ठे बैठ के एक रोड मैप बना लें। जितना अर्सा हमारा 1 साल रहता है तो हम तो 1 साल में करें, बाकी अगर ये आते हैं तो ये करें, ठीक है जी, नहीं तो हम करेंगे। एक बार सिर्फ 1 माह जी, ठीक है। नदीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, गौस न्याजी साहब, मुख्तार अहमद अली साहब, तीनों मेहमानों का शुक्रिया जी। और बहुत सारे अहम मामलात पाकिस्तान की बका से जुड़े हुए हैं जिसमें मौलियाती तब्दीलियाँ भी हैं, और तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होकर यकसू होकर इस पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क होगा यहाँ पे लोग बचेंगे, डिज़ास्टर से हम लोगों को बचा सकेंगे तो ही आप लोग सियासत कर सकेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। कल बड़े अहम इलेक्शंस हैं। अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।